एक ऐसा धार्मिक मेला जहां आने वालों की संख्या जर्मनी जैसे पूरे देश की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, एक ही जगह पर हर साल। मैं इस वीडियो में आपको ले चलूंगा इसी मेले के अंदर जहां आस्था, भीड़ और व्यवस्था सब एक साथ चलती है। तो चलिए जानते हैं कि इस धर्म के मेले को, जिसे हम सब एक नाम से जानते हैं, वो है माघ मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक शहर और धर्म का इतिहास है जो हर साल जिंदा हो जाता है। यहाँ हर टीका, हर रस्म सिर्फ परंपरा नहीं, एक पहचान है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको माघ मेले के पीछे की कहानी। प्रयाग की जो हिस्ट्री है, प्रयाग को प्रथम यज्ञ भी कहा गया है ना। प्रयाग का मतलब जो नाम है, प्रयाग मतलब है क्या? प्र मतलब प्रथम और याग मतलब यज्ञ। अच्छा। प्रथम यज्ञ जहाँ हुआ है इस पूरे भूमंडल में वो है प्रयाग। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी प्रयाग से प्रारंभ हुई। उन्होंने इसी भूमि को चुना और प्रथम यज्ञ किए, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। और सृष्टि की रचना प्रयाग से प्रारंभ हुई। उसके पहले कई साक्ष्य प्रमाण भी हैं। यहाँ पे ओमकार गणेश जी हैं, बड़े गणेश जी, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। तो यज्ञ जब प्रारंभ होगा या कोई पूजन होगा तो पहले गणेश जी की प्रतिमा, पहले उनका पूजन। तो आप जब जाएंगे दशाश्वमेध मंदिर तो ठीक वहीं बगल में बड़े गणेश जी, क्योंकि सारी पूजा से पहले हम लोग गणेश पूजन करते हैं। हाँ। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भी प्रथम पहले गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद पहला यज्ञ यहाँ पर, अच्छा, पहला यज्ञ। तो जब पहला यज्ञ यहाँ पर हुआ तो उसके बाद जब सृष्टि की रचना हुई, जब युग और समय कालांतर सारी चीजें जब बनी, तो उसके बाद ऋषियों का यहाँ आना, फिर यहाँ ये यज्ञ की भूमि है। भारद्वाज मुनि का योगदान था पूरे माघ मेले में और प्रयागराज का। भरद्वाज मुनि जी, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भरद्वाज मुनि बसा ही प्रयागा। भरद्वाज मुनि, ये मेला जिस मेले में आज लोग, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, ये आज का या 200-500 साल का नहीं है, ये युगों का मेला है, लाखों वर्षों का। और आज इसे नहीं, जब प्रथम युग, जब सतयुग प्रारंभ हुआ तब से ये मेला है। और जैसे जैसे युगों की अपनी अवधि बीतती गई, तो समय जैसे बदलता है, युग बदलते हैं, तो कुछ नए आविष्कार होते हैं, कुछ नया परिवर्तन होता है। ऐसे सतयुग का मेला एक अलग था, त्रेता का मेला एक अलग था। अब आप सोचिए कि त्रेता में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले ही माघ मेले में राम कथा का प्रवेश हो जाता है। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भूमंडल में राम कथा का पहला उद्गम ही तीर्थराज प्रयाग। प्रथम श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज मुनि जी और प्रथम वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ राम कथा प्रारंभ की। माघ में और कुंभ में जो डिफरेंस है, उसका मूलभूत डिफरेंस क्या है? जो मेरी जानकारी में है, वो सबसे पहले कि जो कुंभ है वो एक नक्षत्र में आता है जी, 12 साल में एक बार। माघ हमें रूटीन सिखाता है जो हर साल आता। जैसे सबको एक रीसेट की जरूरत होती है, वैसे एक माघ मेला हर साल अपनी बॉडी को रीसेट करने के लिए आता है। हाँ। और उसको आज की परिभाषा में या नए जनरेशन को अगर देख लें तो माघ जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, कुंभ जो है वो आपका लक्ष्य है कि 12 वर्ष आपने प्रैक्टिस की, और जब वो आया तो आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपने 12 वर्ष प्रतीक्षा तप किया, क्योंकि कुंभ जब आते हैं तो बहुत विलक्षण संयोग लेकर आते हैं। जैसे पिछला कुंभ जब बीता 2024 का 25 का, तो उसमें लगभग 145 वर्षों के बाद के कुछ नक्षत्र, कुछ 200 वर्षों के बाद के नक्षत्र आए, कुछ और पुराने भी आए। तो हमारे जो प्लेनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, ग्रहों की चाल से उनकी एक ऐसी चाल होती है कि वो युक्तियां बनाते हैं। अब वो 6 वर्ष ऐसी चाल वो चलेंगे कि ऐसी युक्ति बनेगी कि अर्ध कुंभ आएगा। फिर उनकी जब चालें चलेंगी तो फिर 12 वर्ष के बाद तब जाएगा पूर्ण कुंभ लगेगा। तो ये माघ मेले को ये कह सकते हैं कि ये आपके तप का अभ्यास है कि आप हर वर्ष आइए और माँ गंगा के इस आंचल में बैठ के तप करिए, हवन करिए, पूजन करिए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो 12 वर्ष में एक बार आएगा। कुंभ में हम नदी के पास जाते हैं और माघ में हम नदी के साथ जीते हैं पूरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मेला आज से नहीं चल रहा है,
सतयुग से। हाँ, कि 50 वर्ष का रहा ये चला, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मिला है। लोगों ने जागरूक किया, एक दूसरे को बताया है। एक दादा जब आते हैं कल्पवास करने तो अपने नाती पोता को लेकर आते हैं, वो बिटिया को लेकर आते हैं। वो एक महीने एक बिटिया रह रही तो वो उस संस्कार में बस गई। वो किसी के घर विवाह होकर गई तो उसने बताया कि हमारे दादा कल्पवास करते थे, वहां चलना है। फिर उनके माध्यम से उनके बच्चों को मिला, उनके परिवार। ये परंपरा ऐसे ही एक दूसरे को हैंड ओवर करते करते आई है, सतयुग से चली आ रही है। सतयुग आया, फिर त्रेता आया, द्वापर आया और अभी कलयुग चल रहा है। और इन्हीं को मिलाकर ये पूरे ये चार जब पूरे इनके चरण हो जाए तो एक कल्प की स्थिति बनती है। कल्प, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संकल्प है। और इस संकल्प के साथ जीने वालों को हम कहते हैं कल्पवासी। और कल्पवास का मतलब ये है, शरीर यहाँ घर जैसा आपको नहीं मिलेगा। आप सब त्याग करके आए हैं प्रयाग, जमीन में सो रहे हैं, कण कण में यहाँ प्रभु का वास है। यहीं आप बड़े आदमी हैं, आपके पास गद्दा है, रजाई है, एसी है, कूलर है, हर चीज़ है, लेकिन उसको त्याग करके काया को कल्पा रहे हैं। एक समय स्वल्पाहार मतलब हल्के, और रात में भोजन एक ही दफे, शाम को फलहार। अगर आपकी इच्छा है तो, भाई शरीर बुढ़ा है नहीं सकते तो थोड़ा आप उसको ले सकते हैं, अन्न नहीं ले सकते, भोजन एक समय। ये इसको कल्पवास कहते हैं। और इतने के बाद भी घर की अपेक्षा यहाँ उससे भी ज्यादा आनंद मिलता। 76 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं इन्हीं के आण में सब लोग हैं, आप यहाँ के पुरोहित हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं महाराज? मेरी 75 साल की उम्र हो गई है। मैं 60 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 60 साल से इसी स्थान पे जहाँ आप खड़े हैं। सारे लोग बदल गए, ये स्थान मेरा नहीं बदला। पूजा का स्थान है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठाकुर जी विराजमान है। जी, ये इधर भोजन भगवान पहले, बाद में हम लोग करते हैं। अगर कोई मेरे यहाँ अतिथि आ गए तो उनको भी कराते हैं। और यही सब परोपकार, दया, धर्म, यही करके जो है सब कुछ होता है। और यही सबसे बड़ा धर्म होता है। और यहाँ ये आपके स्नान सोने का स्थान है जी। हाँ, घर से कोई बहू आ जाती है तो ये अंदर बना दिया गया है। जो भी यहाँ कल्पवास करने आए हैं उनके अंदर ये श्रद्धा है कि हम भगवान की चल रहे हैं, उनके उसमें चरणों में रहेंगे और 1 महीना किसी तरीके से बिताएंगे। और यहाँ 1 महीने यदि किसी ने बिता दिया तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि 100% यहाँ की हर चीज़ जो है घर में अपने, लेकिन कम से कम 50% अगर यहाँ 100% पूजा कर रहे हैं तो 50% तो वो घर में करेंगे ही। बिल्कुल जी। मतलब जी आप यहाँ कितने समय है? आप हमको 8 साल हो गया आते। 8 साल। जो संस्कृति हमारे पुराने समय की है वही संस्कृति हिंदू एकता चाहते हैं। अब जैसे आप मेले को ही देखिए, हाँ, तो सारे दृश्य बड़े अजीब अजीब से रहते हैं, सबकी मनोकामनाएं अलग है। बिल्कुल। एक जलेबी वाला माँ गंगा से मनाने आया कि माँ मेरी सारी जलेबियां बिक जाए। एक ये खुमचे वाला कह रहा है कि मेरा लैया बिक जाए। हाँ। एक तपस्वी कह रहा है कि माँ मेरे समस्त पाप जो हैं, हाँ। जितने भी जन्म के हैं वो सारे पाप मेरे सब दूर हो जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये खड़ेश्वरी बाबा है। अच्छा। ये हठ योग है। अच्छा। इन्होंने हट किया है कि मैं अपने जीवन में खड़ा, ये तपस्या में ही है। हाँ। ये बैठेंगे नहीं जीवन में। अच्छा। ये पूरे जीवन नहीं बैठेंगे। अच्छा। या इन्होंने 20 साल या 30 साल की इन्होंने अपना एक हठ योग किया होगा हाँ। कि इतने साल तक हम खड़े ही रहेंगे, हम बैठेंगे नहीं। ये मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रोजगार का सहारा भी है। कोई छोटी सी दुकान लगाकर घर चला रहा है तो कोई अपने हुनर से यहाँ 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। यहीं इसी भीड़ के बीच जिंदगी रोज नए तरीके से चलती है, मेहनत और ईमानदारी के साथ। और जब इतने लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल खुद ही उठता है कि इतनी सारी भीड़ में खाने की व्यवस्था कैसे होगी। इस साल माघ मेले में लगभग 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या, इनमें से करीब 4 लाख तो सिर्फ कल्पवासी ही हैं। माघ मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं, ये सेवा का भी मेला है।
यहाँ कई लोग अपनी इच्छा से खाना बनाते हैं और अनजान लोगों को खिलाते हैं। ये भंडारा रोज चलता है? हाँ रोज चलेगा 1 महीने। 1 महीने तक कितने लोगों को खिलाते हो आप लगभग रोज? हाँ। कोई सीमित नहीं है। 8 बजे से 11 बजे तक पूरा जितने लोग खा पाए। रात 11 बजे तक? 7-8 भगोला होता है। अच्छा। और ये पूरे माघ मेले चलाओगे आप? हाँ पूरे 3 फरवरी तक। कहाँ से आए हो आप? ये रानीगंज प्रतापगढ़ जिला। इस मेले की एक खास बात यह है, यहाँ भूखा रहना बहुत मुश्किल है। हर कुछ कदम पर दिन के हर वक्त किसी न किसी रूप में भोजन तो यहाँ मिल ही जाता है। कहीं छोटी रसोइयां चल रही हैं तो कहीं बड़े बड़े लंगर। आप कितने लोगों को एक दिन में लगभग भोजन करा देते हैं? अब यही है जो खा ले तो गिनत थोड़ी हैं। फिर भी लगभग। और कब से कर रहे हैं आप ये माघ मेला? भंडारा कितना लोग खा ले होंगे गुरु जी? अब तो ये अंदाज तो मिल नहीं पाता। 2,500-3,000 आदमी पर डे हो जाता है, कम से कम 5 के ऊपर जाता है। तो कैसे आपको इतनी प्रेरणा मिलती है कि इतना सब ऊपर वाला देता है। कब से कर रहे हैं? ये 4-5 साल बस। 5-6 साल हो गए आपको करते हुए। तो इसमें किसी ने आपको कहा है कि आपको ये खिलाना है, धर्म करना है, या आप अपने स्वेच्छा से करते हैं इधर? ये हमारा चल रहा है करीब आज 2093 से करीब 35 साल से चल रहा है, लेकिन माघ मेला में 5-6 साल हुए। पिछले साल कुंभ में भी थे आप? हाँ। आपका नाम? लक्ष्मीकांत तिवारी। हमारा एक शीर्षक शब्द है, लोगों को प्रेरणा देने लायक सब। सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी के ऊपर से ये पूरा चला रहा हूँ। और लोग जो जुड़ रहे हैं उनको प्रेरणा भी दे रहा हूँ कि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसी चलो। धर्म की आड़ में सेवा करना चाहिए, सेवा लेना नहीं चाहिए, बस यही मुख्य है। अब सेवा में जो भगवान करा दें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतने लोगों को भोजन करा के। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक ही पंगत में बैठे हैं। चलिए, खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन जब इतनी बड़ी आशा और आस्था एक जगह इकट्ठी हो तब बस खाने और स्नान के इंतजाम से सब कुछ नहीं हो सकता। रुकने की व्यवस्था भी उतनी ही मायने रखती है। माघ मेले के दौरान लाखों लोग यहाँ रात गुजारते हैं, कुछ अपने टेंटों में, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट जगह पर। बजट ट्रैवलर्स और आम यात्रियों के लिए रैन बसेरे का भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, जहाँ रात का स्टे बहुत ही सुखद होता है। ये रैन बसेरा और टेंट अकोमोडेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रयागराज की ट्रेडिशनल गेस्ट हाउस और होटल्स में प्राइसेस पीक डेज पे काफ़ी हाई हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को अफोर्डेबल रेगुलेटेड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत और बढ़ जाती है। उन लोगों के लिए बहुत कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो जैसे मैं बाहर में विदेश में पढ़ता हूँ, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं बार बार ट्रिप करते रहता हूँ, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो जैसे मैं बिहार के हूँ, तो अभी 4-5 दिन का ट्रिप पर आया हूँ। तो तभी प्रयागराज आया हूँ, फिर कल अयोध्या जाऊँगा, फिर परसों बनारस जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इस कारण रुका था क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी दी है, और अगर मैं बाहर होटल लेता तो बाहर महंगा पड़ता, और प्लस यहाँ पर मुझे 4-5 घंटा रुकना था, तो मैं यहाँ पर रुक गया। इस व्यवस्था का मकसद सिंपल है, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक सेफ जगह मिलनी चाहिए ताकि सुबह वो अपने श्रद्धा के साथ डुबकी और सेवा में फिर से जुट सकता है। इस साल मेला एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बहुस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था तैयार की है, जो यात्रियों के रश को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथ ही मेला कैंपस में 12 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी ऑपरेट हो रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, एम्बुलेंस नेटवर्क तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है। 20 से ज़्यादा एडवांस लाइफ सपोर्ट और कई सारी बेसिक लाइफ सपोर्ट यूनिट शामिल हैं। ये सारी मेडिकल सपोर्ट इसलिए तैयार की गई है ताकि हर व्यक्ति को केयर मिल सके और उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। मेला क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की स्पेशल तैनाती की गई है। अलग अलग सेक्टर्स में फायर स्टेशंस और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स 24/7 अलर्ट पर रखे हैं। इसी के साथ पूरे माघ मेले में मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस, PAC और सिविल डिफेंस के जवान घाट्स पर, एंट्री पॉइंट्स पर और भीड़ वाले सारे इलाकों पर तैनात हैं। सब लगातार नजर रखे हुए हैं। पुलिस सर्विलेंस, कंट्रोल रूम्स और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ एक ही है, जो श्रद्धा के साथ यहाँ आए वो सुरक्षा के साथ लौट भी सके।
माघ मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं, ये व्यवस्था, सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी उदाहरण है। लेकिन यहाँ पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित नहीं है। ठंड के इन दिनों में जरूरतमंद श्रद्धालुओं को, मजदूरों को कंबल बांटकर और जरूरी सामान देकर इंसानी जिम्मेदारी का भी परिचय देती है। ये वही व्यवस्था है जो सुरक्षा के साथ साथ संवेदना भी निभाती है। माघ मेला हर साल इसलिए होता है क्योंकि शरीर भी हर साल थकता है। जब सूर्य की दिशा बदलती है, जब नदी सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, तब मानव शरीर को एक पुनर्आरंभ की जरूरत होती है। जो हम परंपरा कहते हैं, विज्ञान उसे रिदम कहता है। माघ मेला अंधविश्वास नहीं है, ये एक एनुअल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रीसेट है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है, नदी सबसे शुद्ध होती है और शरीर सबसे ज्यादा रिसेप्टिव, तब स्नान, नियम और साधना मिलकर एक एनुअल बायोलॉजिकल रीसेट क्रिएट करते हैं। अगर आप माघ मेला जाने का प्लान बना रहे हैं तो स्नान डेट्स जानना बहुत जरूरी है। माघ मेले की शुरुआत होती है 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से और उसके बाद 15 जनवरी मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। 18 जनवरी मौनी अमावस्या माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। 23 जनवरी बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ माघ मेले का समापन होता है। और आप संगम स्नान का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को मिस मत करिए। तो आपने इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैसे बता दिया प्रयागराज को लेके? भैया हम प्रयागराज में रह रहे हैं, जो अगर आप उनसे कभी प्रयागराज के बारे में पूछिए इसमें क्या है, बाहरी लोग तो आपको कुंभ मेला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली ये सब बोल के ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये शहर यहाँ पिछले 5000 साल से है। मेरे ख्याल से प्रयागराज और बनारस को छोड़ के भारत भर में 3-4 ऐसे शहर और होंगे जिनकी लगातार इतनी लंबी हिस्ट्री चली आ रही है। यहाँ पे कितने सारे एम्पायर्स रह चुके, कितने सारे पुराणों में, कितनी सारी पुरानी किताबों में इसका उल्लेख है। राजा हर्षवर्धन के राज में ह्यूनसांग नाम के एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, उन्होंने पूरे मेले के बारे में लिखा। उसके बाद से यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानियाँ रह चुकी हैं। ट्रेड के मामले में कितना पुराना शहर है, कितना ज़रूरी शहर रहा है हमेशा से। रात का 3:30 बज रहा है। सिर्फ आधे घंटे बाद ये पूरा घाट हजारों लोगों से भर जाएगा। सब यहाँ पे आपको स्नान करते हुए मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का ही विधान है और इतनी शांति मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलने वाली है। ये गंगा जी सिर्फ बहती हुई नदी नहीं है, ये याद दिलाती है कि हर चीज़ को पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं होता। शायद इसीलिए लोग हर साल यहाँ आते हैं अपने आप से मिलने।